हमदान। जी सर। इस तरह है, मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ और बाकी स्टूडेंट जो आते जाएंगे वो फिर या रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट हो गए और स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में बना लूँगा, फिर मैं शेयर कर दूँगा तो फिर स्टूडेंट वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलो ठीक है सर। माइक म्यूट कर लो। अच्छा, इस तरह है कि आज का जो हमारा लेक्चर है, तो आज हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एंट्रोपी एंट्रोपी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लॉजेस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए। क्लॉजेस इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट जो है वो मैं पहले वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लॉजेस इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, या क्लॉजेस इनइक्वालिटी को हम किस तरह प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने क्लॉजियस का जो स्टेटमेंट पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो उसमें हमने क्लॉजियस का स्टेटमेंट भी पढ़ लिया था। और क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या था? क्लॉजियस स्टेटमेंट जो है वो क्लॉजियस स्टेटमेंट कह रहा था कि अगर दो थर्मल रिजर्वायर हैं और उन दो थर्मल रिजर्वायर के दरमियान अगर कोई डिवाइस ऑपरेट होता है, तो अगर कोई दो थर्मल रिजर्वायर है और उन दो अगर उन दो थर्मल रिजर्वायर के दरमियान एक साइक्लिक डिवाइस ऑपरेट होता है, तो उसको हम एक थर्मल रिजर्वायर से नहीं चला सकते, बल्कि ज़रूरी ये है कि एक साइक्लिक डिवाइस के लिए हमारे पास दो थर्मल रिजर्वायर होने चाहिए। वो एक थर्मल रिजर्वायर से कुछ हीट लेगा जिसे हम QH कहते हैं, उसको आउटपुट वर्क में कन्वर्ट करेगा, और बाकी जो QH और बाकी जो हीट है उसको रिजेक्ट करेगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, जिसे हम QL कहते हैं, और कुछ को वो वर्क में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये क्लॉजियस स्टेटमेंट था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो क्लॉजियस क्या कह रहा था? क्लॉजियस ये कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है कि हम एक साइक्लिक डिवाइस को हम एक थर्मल रिजर्वायर से उसको ऑपरेट कर लें। तो उसको क्लॉजियस के जो इनइक्वालिटी स्टेटमेंट है, आज हम उसको प्रूव करेंगे। क्लॉजियस की इनइक्वालिटी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए साइक्लिक डिवाइस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्लॉजियस इनइक्वालिटी है, इसे हम क्लॉजियस इनइक्वालिटी कहते हैं। और इस क्लॉजियस इनइक्वालिटी को आज हम प्रूव करेंगे कि किस तरह इसको हम ये इक्वेशन क्यू हमारे पास डेल्टा क्यू, ये क्लॉजियस इनइक्वालिटी है कि ये क्यू हमारे पास डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है। ये वाला स्टेटमेंट आज हम प्रूव करेंगे। तो हमने एक कार्नाट साइकिल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्लॉजियस स्टेटमेंट में भी हमने कह दिया था कि एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ द इररिवर्सिबल साइकिल, कि एफिशिएंसी की रिवर्सिबल साइकिल की ज़्यादा होगी एफिशिएंसी ऑफ द इररिवर्सिबल साइकिल से। और हमने अगर यहाँ पे अगर दो डिवाइसेस में लगा दूं, सॉरी, यहाँ अगर दो डिवाइसेस में लगा दूं, तो यहाँ अगर मैं दो डिवाइसेस लगा दूं और मैं कहता हूं कि ये दो डिवाइसेस जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर मैं कहता हूं कि और ये दोनों डिवाइसेस जो है वो QH ले रहे हैं, ये वाला मेरे पास रिवर्सिबल साइकिल है, इसको मैं REV लिख देता हूं, REV रिवर्सिबल, और इररिवर्सिबल को मैं IR लिख देता हूं,
IR इररिवर्सिबल। तो अगर एफिशिएंसी रिवर्सिबल साइकिल की ज्यादा है इररिवर्सिबल साइकिल से, तो इसका क्या मतलब है कि वर्क जो है वो रिवर्सिबल साइकिल का वर्क जो है वो इररिवर्सिबल साइकिल से ज्यादा है। ये मतलब इसका हुआ कि अगर रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा है तो रिवर्सिबल साइकिल का जो वर्क होगा इसको मैं WREV कह देता हूं, REV, और इसको मैं WIR। तो अगर रिवर्सिबल साइकिल का वर्क जो है वो इररिवर्सिबल साइकिल से ज्यादा है और हमारा QH सेम है, दोनों एक अपर टेम्परेचर रिजर्वायर है TH, उससे QH हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। QH हमारे पास इधर मैं लिख देता हूं, QH हमारे पास क्या है, QH दोनों साइकिल का सेम है। Q के दोनों जो साइक्लिक डिवाइसेस है वो क्या कर रहे हैं, दोनों साइक्लिक डिवाइसेस जो है वो दोनों जो साइक्लिक डिवाइसेस है तो वो एक ही टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो QH सेम हो गया। अभी अगर W ऑफ रिवर्सिबल ज्यादा है W ऑफ इररिवर्सिबल से, अगर ये ज्यादा हो गया तो यहाँ पे QL1 और यहाँ पे QL2 अगर ये सेम है, लेट से यहाँ पे 100 था तो QH दोनों का 100 है, QH दोनों का 100 है, लेकिन QH दोनों का 100 है अगर ये सेम है। लेकिन अगर W रिवर्सिबल ज्यादा है, लेट से ये 55 है और ये 50 हो गया, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 45 हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास 50 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर QH सेम है, W ऑफ रिवर्सिबल ज्यादा है, तो QL2 जो है इररिवर्सिबल का जो हीट रिजेक्शन है वो ज्यादा होगा QL1 रिवर्सिबल का। हीट रिजेक्शन जो है वो इररिवर्सिबल का ज्यादा हो गया क्योंकि इररिवर्सिबल जो है वो कम हीट को कन्वर्ट कर रहा है। और हमने कार्नाट साइकिल में क्या पढ़ा था, कार्नाट साइकिल में अगर हम ये इस तरह लिख ले, डेल्टा इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q बाई टी इज इक्वल टू, ये किस चीज के इक्वल था, ये हमारे पास इक्वल था इंटीग्रल ऑफ डेल्टा QH डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू डेल्टा QL डिवाइडेड बाई TL। और अगर इसको मैं इसी फॉर्म में लिख दूं, अगर मैं इसको रिवर्सिबल साइकिल के लिए लिखता हूं तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रिवर्सिबल साइकिल के लिए लिखता हूं तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, QH डिवाइडेड बाई TH, और अगर इसको मैं इस साइड पे ले आऊं तो माइनस QL डिवाइडेड बाई TL इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये वाला, इसमें दो टर्म है, अगर इसको मैं स्प्लिट करके लिख दूं तो स्प्लिट करके मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T फॉर ए साइक्लिक डिवाइस इक्वल टू 0 एंड डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T इज लेस देन 0। और ये मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T इक्वल टू 0। ये किस चीज के लिए है, ये पहला जो कंडीशन है ये मैंने प्रूव कर दिया। और ये मेरे पास किस चीज के लिए है, ये मेरे पास रिवर्सिबल साइकिल के लिए है। तो अगर मैं, ये मेरे पास रिवर्सिबल साइकिल के लिए है और इधर में मैंने तो ये लिख दिया कि QL2 मेरे पास क्या है, QL2 मेरे पास ग्रेटर है QL1 से,
अगर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QL2 इज ग्रेटर देन QL1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि QL2 मेरे पास किस चीज के इक्वल है? QL2, इसको मैं इस तरह लिख देता हूं कि QL2 इज इक्वल टू QL1 प्लस डिफरेंस बिटवीन द टू प्लस Q डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस मेरे पास क्या होता है? डिफरेंस जो है किसी भी चीज का डिफरेंस जो है Q डिफरेंस इज इक्वल टू QL2 माइनस QL1। तो अगर मैं QL2 को मैं लिखता हूं तो QL2 मेरे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा? QL1 प्लस Q डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो मेरे पास क्या है? ये मेरे पास हमेशा किसी भी चीज की डिफरेंस वो तब डिफरेंट होती है जब वो ग्रेटर देन 0 हो। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा तो क्या मतलब हुआ कि Q डिफरेंस हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अगर डिफरेंस है ही नहीं तो फिर तो वो इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अगर एक चीज बड़ा है और उस बड़े से हम छोटे को माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर मैं ये वाला इक्वेशन में इररिवर्सिबल साइकिल के लिए लिखता हूं तो इररिवर्सिबल साइकिल के लिए मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू डेल्टा QH डिवाइडेड बाय TH इक्वल टू डेल्टा QL2 डिवाइडेड बाय TL। और ये मैंने किस चीज के लिए लिखा है? ये मैंने इररिवर्सिबल Q, ये मैंने इररिवर्सिबल साइकिल के लिए लिखा है क्योंकि QL2 जो है वो इररिवर्सिबल साइकिल के लिए है। और इसको अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि डेल्टा, अगर मैं स्प्लिट फॉर्म में लिख दूं तो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T इररिवर्सिबल साइकिल के लिए मेरे पास किस चीज के इक्वल है? QH डिवाइडेड बाय TH माइनस QL2 डिवाइडेड बाय TL। और इस QL2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि QL2 जो है वो मेरे पास इक्वल है QL1 प्लस डिफरेंस के। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूं कि QH डिवाइडेड बाय TH माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि QL2 मेरे पास किस चीज के इक्वल है? QL1 डिवाइडेड बाय TL माइनस, नहीं सॉरी, प्लस Q डिफरेंस डिवाइडेड बाय TL। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि QH डिवाइडेड बाय TH माइनस QL1 डिवाइडेड बाय TL माइनस Q डिफरेंस QD से मैं डिवाइडेड बाय TL। और ये चीज मैंने प्रूव की थी कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए कि QH डिवाइडेड बाय TH माइनस QL डिवाइडेड बाय TL ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इक्वल टू 0 है। तो अगर ये इक्वल टू 0 है और ये वैल्यू मेरे पास क्या है? Q डिफरेंस मैंने बता दिया कि Q डिफरेंस हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस है। अगर ये, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, इररिवर्सिबल साइकिल के लिए मेरा इक्वेशन क्या बन गया? अगर ये
अगर ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाता है तो इर्रिवर्सिबल साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू माइनस क्यू डिफरेंस डिवाइडेड बाय टी एल। ये मेरे पास इर्रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर ये वैल्यू मेरे पास ये वाली वैल्यू मैंने क्या बता दिया आपको कि ये ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इसके साथ ग्रेटर देन 0 वैल्यू के साथ अगर मैं माइनस साइन मल्टीप्लाइड करता हूं तो मेरी वैल्यू माइनस में आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा क्यू साइक्लिक जो मेरा इंटीग्रल है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी वो क्या हो गया, वो क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास माइनस में आएगी तो ये लेस देन 0 हो गया। तो डेल्टा क्यू इससे मेरे पास क्लॉजियस इक्विलिटी के मेरे पास दो फॉर्म आ गए और दो फॉर्म मेरे पास कौन से हैं कि ये इक्वल टू 0 है फॉर द रिवर्सिबल साइकिल और ये लेस देन 0 है फॉर इररिवर्सिबल साइकिल। और ये मेरे पास क्लॉजियस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट है जिसको मैं इस तरह प्रूव कर सकता हूं। तो ये अभी हम अपने लेक्चर में चले जाते हैं। तो अभी क्लॉजियस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने हमारा एक साइक्लिक डिवाइसेस है, एक साइक्लिक डिवाइस है हमारा, वो एक टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ कनेक्टेड है जो डेल्टा क्यू आर जो है, जो हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसको मैं डेल्टा क्यू आर से रिप्रेजेंट करता हूं। और वो क्या कर रहा है, वो डेल्टा क्यू जो हीट है वहां पे मैंने दूसरा थर्मल रिजर्वायर, ये एक थर्मल रिजर्वायर है, ये एक थर्मल रिजर्वायर है और जो हीट वो रिजेक्ट कर रहा है उसको मैंने उसके साथ मैंने किसके साथ कनेक्ट किया है, वहां पे मैंने एक सिस्टम लगाया हुआ है, एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है और उस पिस्टन सिलेंडर असेंबली को वो हीट रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे थर्मल रिजर्वायर नहीं है बल्कि एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है और उस पिस्टन सिलेंडर असेंबली में वो हीट रिजेक्ट कर रहा है और उसके वर्क को मैं क्या कहता हूँ, उसके वर्क को, उस सिस्टम के वर्क को मैं डेल्टा सिस्टम कहता हूँ। तो अगर मैं इस सिस्टम के लिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, अगर इस डॉटेड लाइन के लिए मैं डेल्टा W ऑफ C का मतलब क्या है, कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड सिस्टम का मतलब ये है कि ये साइक्लिक डिवाइस प्लस ये इंटरनल सिस्टम जो है, इन दोनों का वर्क जो है वो किस चीज के इक्वल होगा, वो डेल्टा ऑफ द रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइस प्लस डेल्टा ऑफ द सिस्टम के इक्वल होगा। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है इसका वर्क जो है वो इन दो वर्क के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे दो किस्म का वर्क हमें मिल रहा है। और अगर इसका मैं हीट लिखता हूं तो मेरा जो हीट है वो किस चीज के इक्वल होगा, डेल्टा क्यू आर जो है, मेरा जो डेल्टा क्यू आर है इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि डेल्टा क्यू आर डिवाइडेड बाय टी आर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। अगर एक डिवाइस जो है, अगर एक साइक्लिक डिवाइस जो है, अगर वो दो टेम्परेचर के दरमियान ऑपरेट हो रहा है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि वो जहां से टेम्परेचर ले रहा है डेल्टा क्यू आर डिवाइडेड बाय टी आर और जहां पे वो टेम्परेचर रिजेक्ट कर रहा है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं इस फॉर्म में। तो डेल्टा क्यू आर मेरे किस चीज के इक्वल हो जाएगा, अगर इस टी आर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दूं तो डेल्टा क्यू आर मेरा किस चीज के इक्वल हो गया टी आर प्लस टी आर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। ये दो इक्वेशंस मैंने बना लिए हैं।
जब ये दो इक्वेशंस में बना लेता हूं तो अब मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिखता हूं इस सिस्टम के लिए। जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिखूंगा तो Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा E। तो मेरे पास W किस चीज के इक्वल हो गया, W इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा E। W उस, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखता हूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे किस चीज के इक्वल है, Q माइनस E के। और Q मेरे पास क्या है, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी किस चीज के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस सिस्टम के लिए लिख रहा हूं। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस सिस्टम के लिए लिख रहा हूं तो इस सिस्टम में मेरा कौन सा हीट अंदर जा रहा है, डेल्टा Q ऑफ R। तो इसको मैं लिख देता हूं कि डेल्टा Q ऑफ R माइनस डेल्टा E, ये हो गया। और एक साइक्लिक डिवाइस के लिए मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज के इक्वल है, वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है E2 माइनस E1 पे डिवाइड करता है। और अगर एक साइकिल है तो E2 साइक्लिक साइकिल के लिए क्या होता है, साइकिल के लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है, तो E2 इज इक्वल टू E1 हो जाएगा। तो E2 अगर इक्वल टू E1 है तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो W मेरे पास किस चीज के इक्वल है, W इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय W ऑफ C, जो है वो मेरे पास इक्वल है TR डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T के लिए। और अगर W में इस सिस्टम के लिए, अगर W को मैं ये बना लेता हूं, क्योंकि ये वाला टर्म मेरे पास 0 हो गया, तो W इज इक्वल टू TR साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T। तो अगर ये मैं कर लेता हूं, WC मेरे पास क्या है, WC ये सिस्टम मुझे क्या दे रहा है, ये सिस्टम जो है ये मुझे, ये वाला सिस्टम जो है ये WC मुझे कंबाइंड सिस्टम मुझे ये वर्क दे रहा है। और अगर इस सिस्टम को मैं देख लूं तो ये सिस्टम कहाँ किस से ऑपरेट हो रहा है, ये सिर्फ एक थर्मल रिजर्वायर से ऑपरेट हो रहा है जिससे ये डेल्टा QR हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को, जो क्लॉजियस स्टेटमेंट था, उसको मैंने वायलेट कर लिया। इस सिस्टम को मैंने, क्लॉजियस को जो इक्वलिटी है उसको मैंने वायलेट कर दिया, क्योंकि मैं एक एक टेम्परेचर रिजर्वायर के से ऑपरेट कर रहा हूं और मैं कोई हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा, और मैं वही टोटली जो हीट है उसको मैं वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं क्लॉजियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा हूं तो ये मेरा कब ट्रू होगा, ये मेरा तब ट्रू होगा कि अगर ये वाला डेल्टा क्लॉजियस इनइक्वलिटी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर ये क्लॉजियस इनइक्वलिटी स्टेटमेंट है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन क्लॉजियस इनइक्वलिटी स्टेटमेंट अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो ये वाला इक्वेशन फिर ट्रू हो जाता है। ये अभी ट्रू क्यों हो जाता है, ये ट्रू इसलिए हो जाता है कि रिवर्सिबल सिस्टम के लिए ये मेरे, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं तो WC क्या हो जाएगा, WC अगर ये स्टेटमेंट 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई TR, WC इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक टेम्परेचर रिजर्वायर से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन मुझे इम्पॉसिबल है कि वो मुझे कोई वर्क दे, तो वो मुझे कोई वर्क नहीं दे रहा है। और अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं लेस देन 0 पुट कर दूं तो WC इज इक्वल टू TR मल्टीप्लाइड बाय लेस देन 0 क्वांटिटी। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव वैल्यू को मैं लेस देन 0 से मल्टीप्लाइड करता हूं तो WC इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे आउटपुट पे कोई वर्क नहीं दे रहा है,
अगर मेरा टेम्परेचर रिजर्वायर एक टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान ऑपरेट हो रहा है तो मैं इनपुट पे उसे कोई वर्क दूंगा जो कि किसका स्टेटमेंट था, जो कि मेरे पास प्लंक स्टेटमेंट था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो सेकंड स्टेटमेंट था कि अगर एक डिवाइस ऑपरेट कर रहा है एक दो टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान तो मुझे इनपुट पे वर्क देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं क्लॉजियस इनइक्वालिटी इंप्लीमेंट करता हूँ तो ये वाला डिवाइस जो है ये फिर ऑपरेट कर देता है। तो आपको पता पावर, आपको इस स्टेटमेंट का पावर पता चल गया कि क्लॉजियस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है उसका पावर क्या है। उसका पावर ये है कि क्लॉजियस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट हमें क्या करता है, वो हमें जो हम अगर किसी भी डिवाइसेस को मैं ऑपरेट करता हूं तो क्लॉजियस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट जो है वो मेरे उस डिवाइड के ऑपरेशन को क्या करता है, वो ट्रू बना लेता है। तो ये हमारे पास क्लॉजियस इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट है। हम आगे मूव करते हैं। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि कार्नाट साइकिल के लिए हमारे पास क्या होता है। कार्नाट साइकिल के लिए अगर वो दो रिजर्वायर के दरमियान ऑपरेट कर रहा है तो उसका हीट मेरे पास क्या होता है, QH डिवाइडेड बाई TH इक्वल टू QL डिवाइडेड बाई TL के इक्वल होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अगर इसको मैं इस साइड पे ले आता हूं और अगर मैं इस साइड पे इसको ले आऊंगा तो QH डिवाइडेड बाई TH माइनस QL डिवाइडेड बाई TL, और ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम है, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम है। और हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम हमारे पास क्या होता है, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम हमारे पास नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पे हम नेगेटिव पुट कर दे तो QH डिवाइडेड बाई TH प्लस QL डिवाइडेड बाई TL इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये साइन कन्वेंशन की वजह से, यूजिंग द साइन कन्वेंशन की वजह से ये हमारे पास QH डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू QL। और ये कार्नाट साइकिल है, और कार्नाट साइकिल के लिए हम इसको किस तरह लिखते हैं, हम हीट एब्जॉर्प्शन जो है Q बाई T एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड रिजेक्शन ऑफ हीट, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन है और ये हमारे पास रिजेक्शन ऑफ द हीट है, जो जिसका सम जो है वो इक्वल टू 0 होता है। ज़ाहिर बात है जितना हीट हम सिस्टम को देते हैं और जितना हम सिस्टम से लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 होगा कार्नाट साइकिल में। तो इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे, इस इक्वेशन को यूज करके मैं अभी एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा। ये हमारे पास किस चीज के लिए है, क्लॉजियस इनइक्वालिटी फॉर द रिवर्सिबल साइकिल के लिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T हमारे पास क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 किस चीज के लिए है, इक्वल टू 0 हमारे पास ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए है। तो अगर रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये हमारे पास इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या नेम देते हैं, एक प्रॉपर्टी जो है, अगर एक कंप्लीट साइकिल होता है, एक कंप्लीट साइकिल क्या करता है, अगर ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है और अगर मैं उसी इनिशियल स्टेट पे दोबारा वापस आ जाता हूँ, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो वो मेरे पास क्या होती है, वो मेरे पास प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी अगर एक साइकिल के दरमियान ऑपरेट करती है, जिस तरह इंटरनल एनर्जी हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और हम क्या करते थे साइकिल के लिए हमारे पास U2 इज इक्वल टू U1 था। तो इसका मतलब ये था कि डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी हमारे लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वो हमारे पास इक्वल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक प्रॉपर्टी कहते हैं।
तो इस जीरो की जगह हम एक प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर देते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी एंट्रोपी है। तो हम क्या कहेंगे कि एक साइकिल जो है उसकी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, फॉर द रिवर्सिबल साइकिल के लिए हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उस प्रॉपर्टी के लिए इक्वल टू जीरो है, तो जीरो की जगह हम लिख देते हैं कि डेल्टा एस, और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एस ये हमारे पास एंट्रोपी है और ये इक्वल टू जीरो होगा। एंट्रोपी इक्वल टू जीरो होगा किस चीज के लिए, एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो हमने इस क्लॉजियस इनइक्वालिटी को यूज करके हमने एक स्टेटमेंट बना दिया है और डेल्टा को हम लिख देते हैं डीएस से, हम डेल्टा को हम डीएस से डिनोट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय टी। तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा क्यू को हम एक साइकिल के हीट को, रिवर्सिबल हीट को हम किससे मेजर कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर और उसके चेंज इन एंट्रोपी से। तो हमने क्लॉजियस इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट यूज करके हमने एक प्रॉपर्टी बना ली और उस प्रॉपर्टी को मैंने क्या नाम दिया, एंट्रोपी। उसको मैं एस से डिनोट करूंगा। एक साइकिल के लिए एंट्रोपी मेरे पास इक्वल टू जीरो होगी और उस रिवर्सिबल साइकिल का जो हीट होगा तो वो मेरे पास टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक साइकिल के लिए मेरे पास एक साइकिल है और वो दो, एक सिस्टम है वो ए से बी तक जा रहा है और वो दो पाथ यूज कर रहा है, ए डी बी और ए सी बी। वो दो पाथ यूज कर रहा है, ए डी बी और ए सी बी। तो प्रॉपर्टी की क्या डिफिनीशन होती है, प्रॉपर्टी की ये डिफिनीशन है कि प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम डेल्टा क्यू बाई टी को हम ए सी बी से मेजर करेंगे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, अगर हम ये वाला इसका साइक्लिक अगर हम इसका इंटीग्रल लेंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी थ्रू ए सी बी और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय थ्रू ए डी बी, तो अगर हम दोनों रास्ते यूज करेंगे तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस जो है वो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है और ये किस चीज की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का डिफिनीशन है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमारे पास इक्वल है एस बी माइनस एस ए एस बी माइनस एस ए इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। इन दोनों के लिए हमारे पास क्या होगा, लेकिन डेल्टा क्यू ये सिर्फ किस चीज के लिए होगा, ये वाला ट्रू है किस चीज के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, क्योंकि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मैं क्लॉजियस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं किस चीज के लिए, रिवर्सिबल के लिए। डेल्टा क्यू बाई टी रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू जीरो था। तो ये मैं रिवर्सिबल का डिफिनीशन कर रहा हूं, तो ये सिर्फ ट्रू है रिवर्सिबल के लिए और ये इररिवर्सिबल के लिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये नॉट इक्वल टू होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इक्वल टू जीरो है रिवर्सिबल साइकिल के लिए, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस को हम इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों टर्म जो है ये इक्वल नहीं है। डेल्टा एस जो है इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और ये मैंने यूज किया था कि डेल्टा एस जो है ये इक्वल टू जीरो, प्रॉपर्टी की डिफिनीशन मैंने यूज की थी। ये डेल्टा एस मैंने किस चीज से बनाया था, डेल्टा एस मैंने बनाया इस चीज से था कि ये तब प्रॉपर्टी होगी कि अगर इनिशियल इज इक्वल टू
फाइनल होगा। अगर एक सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट एक जैसा होगा तो तब वो प्रॉपर्टी होगी, तब वो इक्वल टू जीरो होगी। तो ये वैल्यू जब इक्वल होती है तो ये किस चीज के लिए, ये वाला डिफिनीशन मैंने इक्वल टू जीरो यूज करके बनाया है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, ये वैल्यू रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये ट्रू नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट मैं सिर्फ किस चीज के लिए यूज करूंगा, एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए होगा। तो अगर चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक प्रोसेस रिवर्सिबल होगा और एडियाबेटिक भी होगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो और उसका डीएस भी इक्वल टू जीरो होगा। डीएस इक्वल टू जीरो है किस चीज के लिए, रिवर्सिबल के लिए। तो अगर ये मैं यूज करता हूं जीरो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, और ये क्या है, ये चेंज इन एंट्रोपी है। चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू जीरो होगा, चेंज इन एंट्रोपी डीएस इक्वल टू जीरो है। और अगर एक साइकिल एडियाबेटिक भी है और रिवर्सिबल भी है तो वो कौन सी दो कंडीशन मीट करेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो और डीएस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाइड हो जाता है टी के वैल्यू तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो हम इससे हम एक और इससे हम एक और डिफिनीशन बना देते हैं कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट है तो वो वाला प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो वाला प्रोसेस हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, जहां पे ds इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास नहीं होगा। अगर एक चीज की एंट्रोपी s इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो वाला प्रोसेस हमारे पास क्या है, वो वाला प्रोसेस हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। हमने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था और आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा था। अभी हमने एक और डिफिनीशन बना दिया कि अगर किसी चीज की एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो वो वाला प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, वो वाला प्रोसेस हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। अभी हम इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल, इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल हमारे पास क्या चीज है। अभी लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये सिस्टम ए, यहाँ पे मेरा एक स्टेट है स्टेट वन और दूसरा मेरा स्टेट है स्टेट टू। स्टेट वन से स्टेट टू पे मैं जाता हूं और मैं वन से टू पे जाता हूं और मैं क्या कहता हूं कि वन से टू पे जो मेरा प्रोसेस है वो मेरा रिवर्सिबल भी हो सकता है और वो मेरा इरिवर्सिबल भी ये पाथ हो सकता है। जबकि टू से वन तक मेरा जो पाथ है तो वो क्या है, वो मेरा इंटरनली रिवर्सिबल पाथ है। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि फ्रॉम वन टू टू एंड फ्रॉम टू टू वन, अगर ये दोनों मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक आर्बिट्री प्रोसेस है जो रिवर्सिबल भी हो सकता है और जो मेरे पास इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो अगर मैं डेल्टा क्यू बाई टू इन इस प्रोसेस का लिखूंगा तो डेल्टा क्यू बाई टी में इस तरह लिख सकता हूं कि फ्रॉम वन टू टू Q1 2 डिवाइडेड बाई टू और फ्रॉम वन टू टू एंड फ्रॉम टू टू वन। यहां से अगर मैं यहां तक आता हूं तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा क्यू फ्रॉम वन टू टू डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू टू, और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम टू टू वन डेल्टा फ्रॉम क्यू टू टू वन डिवाइडेड बाई टी, और ये इक्वल टू जीरो है। अभी मैं ये कंसिडर करता हूं कि ये वाला जो है फ्रॉम वन टू टू मेरा जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। तो अगर फ्रॉम वन टू टू मेरा इरिवर्सिबल है तो इस स्टेटमेंट को मैंने क्या कहा था कि फ्रॉम टू टू वन अगर मेरा ये रिवर्सिबल है
तो इसको मैं एंट्रोपी से चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि फ्रॉम डेल्टा क्यू ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू 0, और उसको मैंने नाम दिया था कि ये मेरा चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल है, इक्वल टू ds। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि डेल्टा क्यू ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू ds को मैं लिख सकता हूं कि S1 माइनस S2, क्योंकि फाइनल स्टेट ये है और ये मेरा इनिशियल, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक आता हूँ तो ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है। तो मैं क्या लिखता हूँ कि एस फाइनल से मैं, अगर ये मेरा फाइनल है तो मैं फाइनल से इनिशियल को माइनस करता हूँ, तो S1 माइनस S2। तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देता हूँ S1 माइनस S2 से। और इसको मैं अगर इक्वल टू, अगर इसको मैं इसका साइन में चेंज कर दूं, S2 माइनस S1 कर दूं, अगर इसको मैं इस साइड पे लाता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 2 डेल्टा Q1 डिवाइडेड बाय T। अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ये वाला रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो है डेल्टा S2 माइनस S1, अगर ये साइकिल रिवर्सिबल होगा तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी क्या होगी, ये इक्वल टू 0। इसमें एक सेकंड, ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं। मैं अगर ये इक्वेशन इस तरह लिख देता हूं और इस इक्वेशन से मैंने आगे ये इक्वेशन बना दिया है, अगर ये इक्वेशन में बना देता हूं तो चेंज इन एंट्रोपी जो है ये वाली वैल्यू S2 माइनस S1, तो ये मैंने किस चीज से बनाई है, ये मैंने रिवर्सिबल साइकिल से बनाई है। और ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इररिवर्सिबल साइकिल के लिए है। तो ये मेरे पास इररिवर्सिबल साइकिल के लिए ये वाला स्टेटमेंट है। तो अगर मैं दोनों साइकिल्स के लिए ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन, ये क्लॉजियस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है, ये मेरे पास क्लॉजियस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है।